जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी विषय के चैप्टर नंबर 5 पर परिचर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है रोज और इसके लेखक हैं अगेय। अगेय जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगेय। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग 100 अंक हिंदी के पाठ 5 पर परिचर्चा करेंगे। पाठ का नाम है रोज और उसके लेखक है अगेय। अगेय जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। पाठ प्रारंभ करने से पहले, कहानी को प्रारंभ करने से पहले हम लोग कहानी के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय के बारे में जान ले। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जिन्हें हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का उन्नायक माना जाता है, प्रयोगवाद का संस्थापक माना जाता है। यह एक कहानीकार, कथाकार, व्यंग्यकार, अनुवादक और एक महान पत्रकार थे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर को हम कसिया के नाम से भी जानते हैं। हालांकि यह मूल निवासी पंजाब के करतारपुर के थे। करतारपुर वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो एक पुरातत्व शास्त्री थे। मन में प्रश्न होगा कि पुरातत्व वेता या पुरातत्व शास्त्री किसे कहते हैं? तो उत्खनन से या धरती की खुदाई करने से जो प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती है, उन प्राचीन वस्तु के बारे में बताने वाले, अध्ययन करने वाले विद्वान को हम पुरातत्व वेता या पुरातत्व शास्त्री के नाम से जानते हैं। अगेय जी के माता का नाम वयंती देवी जो एक कुशल गृहिणी थी। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो अगेय की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही हुई थी, लेकिन मैट्रिक इन्होंने 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। मतलब अगेय मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किया था। 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास किया था और 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से बीएससी किया। तदुपरांत बीएससी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह अंग्रेजी भाषा में एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। मतलब अगेय एमए अंग्रेजी भाषा से किए थे। इसके अलावा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु कई भाषाओं के यह व्याख्याता थे, विद्वान थे। इनकी रचना की बात करते हैं, अगेय की रचना की बात करते हैं तो अगेय की पहली रचना इंद्र सभा है। और इंद्र सभा एक नाटक है जिसे इंद्र सभा को अगेय ने मात्र 10 वर्ष की उम्र में ही लिख डाला था अपने मित्रों के साथ नाटक खेलने के लिए। इन्होंने अनेक सारी कहानियां लिखी। इनके द्वारा लिखे गए कहानी के संकलन का नाम है बिपफगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। मतलब अगेय के कहानी संग्रह कौन कौन है? तो बिपफगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया। उपन्यास की बात करते हैं तो यह कई उपन्यास की भी रचना किए थे। अगेय के द्वारा रचित प्रमुख उपन्यास है शेखर एक जीवन और नदी के द्वीप।
ज्यादा प्रमुख है। नाटक भी लिखे थे इन्होंने। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी, और कविता की बात करें तो आगे के द्वारा रचित प्रमुख जो कविता है उसका नाम है भग्नदूत, चिता, आंगन के द्वार, कितनी नावों में कितनी बार तथा सदा नीरा। आगे के द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य संग्रह का नाम। आज जो हम कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है रोज। रोज शीर्षक कहानी। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। पहला है माहेश्वर, जो कहानी के नायक हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं, जो सरकारी अस्पताल में, एक छोटे से सरकारी अस्पताल में, डिस्पेंसरी में काम करते हैं। नायिका है मालती, जो माहेश्वर की पत्नी है। अन्य पात्र है टीटी। टीटी मालती और महेश्वर के बच्चा। और ये जो मालती है वह लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के दूर के रिश्तेदार की एक बहन है, जिनके साथ कवि ने बचपन में पढ़ा लिखा खेला, और दोनों में सखी का रिश्ता, मित्र का रिश्ता। रोज शीर्षक कहानी में भारतीय नारी का जो वास्तविकता है, रोज शीर्षक कहानी में भारतीय नारी के वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है। मतलब भारतीय समाज में नारी की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं पर आगे ने प्रकाश डालने का काम किया है। कहानी की शुरुआत अचानक होती है। ये आत्मकथ्यात्मक कहानी है। कभी एक बार घूमते घूमते मालती के घर जा पहुंचते हैं। मालती जो कवि के दूर के रिश्तेदार की बहन लगती थी। कवि और मालती दोनों बचपन में साथ पढ़े, खेले, लड़े, झगड़े, बड़ी हंसी खुशी से दोनों ने जीवन व्यतीत किया था। दोनों में मित्रवत व्यवहार था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। लेकिन अचानक मालती की शादी हो जाती है। लेखक अपने दिनचर्या में चल जाते हैं। मालती अपने ससुराल चली जाती है। एक बार की बात है, लेखक घूमने के दृष्टिकोण से किसी शहर में गए थे। उन्हें पता चला कि उसी शहर में मालती निवास करती। लेखक उनके घर का पता लेकर ही चले थे। अचानक दोपहर का समय होता है। लेखक मालती के घर में प्रवेश करते, आंगन में पैर रखते हैं। आंगन के में पैर रखते ही मालती को यह महसूस, लेखक को, ध्यान रखेंगे, लेखक को मतलब कवि को यह महसूस होता है कि इस आंगन में कोई काली छाया मंडरा रही। मतलब कोई ऐसी छाया है जो इस घर की सुंदरता को, घर के सुख शांति को, घर की रौनकता को समाप्त कर दिया। लेखक घर में प्रवेश करते हैं। मालती उनको देखकर थोड़ा भी प्रसन्न नहीं होती है। एक अतिथि का स्वागत कैसे किया जाता है, अचानक जिनके आने का कोई ठिकाना नहीं था, ऐसा कोई सूचना नहीं था, लेकिन अचानक जब घर में प्रवेश कर जाते हैं तो मालती उनसे खास हाल चाल भी नहीं पूछती हैं। गर्मी का मौसम होता है, खाट बिछा देती है, खाट पर बैठ जाते हैं और पंखा डुलाने लगते हैं, पंखा हकने लगती। लेखक प्रश्न करते हैं मालती से, वो कहां है? वो का मतलब मालती से उसके पति के बारे में पूछ रहे हैं। मालती कहती है डिस्पेंसरी गए। मतलब मालती के पति महेश्वर जो एक सरकारी चिकित्सक थे, एक सरकारी डिस्पेंसरी में
काम करते थे। कब आएंगे? तो शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। घर में आंगन में एक बच्चा खेल रहा होता है, मालती एकदम शांत रहती है। लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि जो लड़की बचपन में कभी चुप नहीं रहती थी, उसका हंसी कभी रुकता नहीं था, अचानक यह इतनी शांत कैसे हो गई? उसके मुख से आवाज तब निकलता था जब उसके घर का बच्चा रोता था। तभी प्रश्न करते हैं मालती से कि बच्चा का नाम क्या है? मालती बोलती है कि हम लोगों ने इसका नाम नहीं रखा है, हां प्यार से हम लोग इसको टीटी कहते हैं। मतलब मालती के जो बच्चा था, जो बेटा था, उसका नाम क्या था? टीटी। और शांत हो जाती है, पंखा डुलाने लगती है। कभी कहते हैं कि क्या हमारे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई, तुम्हें आनंद नहीं हुआ कि हम अचानक तुम्हारे घर आए हैं? इतना ही देर में समय 3 बज जाता है, क्योंकि मालती के जो पति थे महेश्वर, वो डिस्पेंसरी से 3 बजे आते थे। उनके खाने का समय था 3 बजे दिन में, और रात्रि में 10 बजे रात्रि को। मालती के पति महेश्वर 3 बजे अचानक घर में प्रवेश करते हैं। लेखक और महेश्वर को पहली बार मुलाकात होती है, दोनों पहली बार मिलते हैं और रूम के अंदर लगा पलंग पर बैठकर दोनों अपने दिनचर्या के बारे में, अपने दैनिक रूटीन के बारे में चर्चा करने लगते हैं। अचानक महेश्वर खा पी के तैयार हो जाते हैं और डिस्पेंसरी जाने को रेडी होते हैं। हालांकि लेखक बोलते हैं कि क्या आज छुट्टी नहीं लिया जा सकता है? तो महेश्वर का उत्तर होता है कि नहीं, आज डिस्पेंसरी में बहुत सारे मरीज आए। कभी कहते हैं कि यहां किस प्रकार के मरीज आते हैं? तो कहते इस क्षेत्र में गरीबी है, व्यवस्था है, लोग नंगे पांव चलते हैं, और नंगे पांव चलने के कारण उसके पैर में कील गड़ जाता है, और कील गड़ जाने से एक अलग प्रकार की बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को गैंग्रीन कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में, ग्रामीण भाषा में गैंग्रीन को खोराट कहते हैं। कभी कहते हैं इसका इलाज कैसे होता है, उपचार कैसे करते हैं? महेश्वर कहते हैं कि अगर प्रारंभ में व्यक्ति आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पैर से उस कांटा को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। लेकिन कई बार जब घाव विशाल हो जाता है तो उसका पैर काटना भी पड़ता है। महेश्वर अस्पताल चल जाते हैं और पुनः रात्रि को आते हैं। तब तक घर का माहौल शांत होता है। महेश्वर आते हैं, दोनों में लंबी वार्ताएं होने लगती हैं। दोनों को लिए रात्रि का डिनर परोसा जाता है। कभी कहते हैं मालती से, मालती तुम भी खा लो। महेश्वर कहते हैं कि नहीं, ये बाद में खाती है। कभी यहां समझ जाते हैं कि इस घर में महिलाओं की दुर्दशा क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है। मालती दोनों को खिला देती है, बर्तन मांज लेती है, साफ सुथरा कर देती है, बर्तन भी मांजती है, और बच्चा जो पलंग पर बैठकर खेल रहा था, छोटा बच्चा बार बार गिरता है, उसको भी उठाती है। बर्तन को पटकते हुए यह इशारा करती है कि मैं बर्तन साफ कर रही हूं, क्या आप बच्चे को संभाल नहीं सकते? मतलब यह कहानी पूर्ण रूप से भारतीय समाज में नारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा है। और इसका शीर्षक, इसका नाम रोज इसलिए दिया गया है क्योंकि महिलाओं के जीवन में जो रोज की कहानी है वह बार बार दोहराई जाती है। सुबह जगना है, इस समय खाना बनाना है, इस समय खिलाना है, पुनः रात्रि में खाना बनाना है। मतलब हर दिन समान दिनचर्या के साथ महिलाओं का जीवन प्रारंभ होता है और शाम होते होते, रात्रि होते होते अंत हो जाता है। इस तरह से आगे ने रोज शीर्षक कहानी में भारतीय समाज में महिलाओं के स्थिति का सचरित्र वर्णन करने का काम किया है। धन्यवाद।